नमस्कार दोस्तों। हम करोड़ों रुपए खर्च किए भारत के 51 राजनयिकों और तमाम अफसरों की पूरी फौज दुनिया के 33 देशों में भेजेंगे। वो वहां रोएगी और यह बताएगी कि हम तो बड़ा आतंकवाद से पीड़ित हैं, हमारे देश में आतंकवादी घुस आते हैं, वो हमारे देश में हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारी बीएसएफ, हमारी सीआरपीएफ और तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सबको धता बताकर हमारे नागरिकों को मार डालते हैं। हमारे यहां जो आतंकी घुस के आते हैं उनके साथ हमारे भी नागरिक होते हैं। जो गद्दारी करते हैं, आप पाकिस्तान को और आतंकियों को जो सूचनाएं देते हैं वो भी हमारे लोग होते हैं। हम क्या बताएंगे उन्हें कि हमारे देश में वह आतंकवाद फल फूल रहा है जो दूसरे देशों से आ रहा है। हमारे देश में किस किस ढंग से कैसे आतंकवादी काम कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग भी मिल रही है, उनको तमाम नशे और दूसरी चीजों का भी सप्लाई हो रही है, उन्हें असलहे भी मिल रहे हैं। और असलहे पाकिस्तानी नहीं, अमेरिकन इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिकन असॉल्ट राइफल इस्तेमाल की जाती है, पहलगाम हो या पुलवामा हो, तमाम जगह वह अमेरिका की राइफल यूज की जाती है, जो राइफल अमेरिका की सेना के पास होती है, किसी और के पास नहीं, उनकी सुरक्षा एजेंसियों के पास होती है। तो भारत की खुफिया एजेंसी बड़ी फेल है। हम क्या रोएंगे जाके, हम क्या बताने जा रहे हैं कि हम एक नाकाम देश हैं, अपने देश में हम सुरक्षा नहीं दे सकते। कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। हम देश का अपमान करने भेज रहे हैं। आपको कोई टेंशन नहीं। हम कौन सी बात मैडम, आप कोई टेंशन मतलब हम साथ। जी हाँ, यह सवाल जरूर है। प्रेसिडेंट साथ आए हैं। हर कोई कह रहा है कि हमारे देश के वो जाएंगे, दुनिया को बताएंगे। तो दुनिया को क्या बताएंगे कि हम अपने देश में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं और हम बड़ा दम भरते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, हम सबसे बड़ी पुलिस फोर्स हमारे देश में है। उत्तर प्रदेश पुलिस तो यह भी लिखती है कि सिंगल लार्जेस्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। तो सिर्फ एक राज्य में यह स्थिति है और यहां तो पूरे हिंदुस्तान की मिला के कितनी बड़ी फोर्स है, कितनी खुफिया एजेंसीज हैं, कितनी अदर्स एजेंसीज हैं। इन पर हम हर महीने खरबों रुपया, लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। और जब लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं तो उसके बाद भी हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। नाकामी किसकी? प्रधानमंत्री की, देश की सरकार की, गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री की, विदेश मंत्री की? किसकी गलती है? सीमा पर सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल होता है, सीमा सुरक्षा सशस्त्र बल होता है, उसके अलावा आईटीबीपी और दूसरी भी और तमाम फोर्सेस हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ होती है, सेना की तमाम बटालियंस होती हैं, आईबी होती है, रॉ होती है, और इमिग्रेशन चेक करने के लिए विदेश मंत्रालय की टीम भी होती है और एक्साइज एंड टैक्सेशन की टीम भी होती है। तमाम जांच के बाद, तमाम सारी सक्रियता के बाद आखिर भारत के अंदर यह घुसपैठ हो कैसे रही? कौन करा रहा है? कौन इसमें शामिल है? और जिस जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं वहां तो पुलिस भी नरेंद्र मोदी के अंडर में है, अमित शाह के अंडर में है। कौन है जिम्मेदार? यह 28 मौतें हुई, उनके नाम पर हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उस ऑपरेशन सिंदूर की सूचना पहले ही हमारा विदेश मंत्री खुद बताता है कि हम शुरुआत में ही पाकिस्तान को दे देते हैं। तो जब शुरुआत में ही दे देते हैं तो फिर आतंकी कैसे मारे जाएंगे?
शायद यही वजह थी कि मौलाना मसूद अजहर वहां से चला गया, हाफिज सईद चला गया और दाऊद इब्राहिम तक तो हम आज तक पहुंच ही नहीं पाए। जब ये सारी कहानियां बताई जाती हैं तो निश्चित रूप से समझ में आता है कि हम एक नाकाम सरकार के साथ, उस सरकार के साथ खड़े हैं जो विधवा विलाप कर रही है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए यह करती है और यह हंसी का पात्र बनवाएगी, दुनिया में बनवाएगी। जी हां, यही सत्य है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि कैसे जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, तब जनसंघ होती थी, उस जनसंघ ने विलय करके जो जनता पार्टी बनाई थी, उस जनता पार्टी का जो उनका प्रधानमंत्री था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी भी मंत्री थे, उसमें प्रधानमंत्री था वो मोरारजी देसाई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करके बता देता है कि आपका जो परमाणु का कार्यक्रम चल रहा है उसकी हमें पूरी जानकारी है, वहां रॉ के हमारे एजेंट्स हैं, और उसके बताने का नतीजा होता है कि हमारे 74 रॉ एजेंट को खोज खोज करके वहां मार डाला जाता है। आप देश हित के मुद्दों पर ओछी राजनीति करते रहे जो पिछले 2-3 दिन से हो रही है, और आप सोचें कि विपक्ष चुप रहेगा। आप सोचें कि विपक्ष इतने जो संवेदनशील सवाल हैं, जो देश की गोपनीयता और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, देश के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं, देश के हितों से जुड़े हुए हैं, उस पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको जवाब मांगेगी हमसे कि आप विपक्ष में थे, आप क्यों नहीं बोले। आपका तो जो करेगी आने वाली पीढ़ी वो आप देख ही लेंगे। हम ये सवाल पूछेंगे, आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते, और अगर हम नहीं पूछेंगे तो पहलगाम, पुलवामा, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि आप तो नाकारा निकले। इस तरह के काम करते हैं आप, तो ये कांड है, काम नहीं है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं थोड़ा इतिहास में जरूर जाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है इतिहास का। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये आईटी वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें राव वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उन्होंने। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं है, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर। इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया, और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। यह गुस्सा हम सबके दिलों में है, क्योंकि हमारे सैनिक पूरा पराक्रम दिखाकर पाकिस्तान को घुटनों पर ले आते हैं, और अचानक डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं सीज फायर मैंने करवाया। टेलीविजन चैनल्स हम सबको में जोश भरते हैं कि इस्लामाबाद कब्जे में आ रहा है, कराची पे हमला हो गया है। बीच में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, बैठ जाइए, हो गया सीज फायर, और मोदी चुप। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी।
जिन्हें बड़ी मुश्किल से, सदियों में मुश्किल से तैयार करके नेटवर्क तैयार किया था इंदिरा गांधी और उनके पिता ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, उसे खत्म करवा देता है। और उसके बाद भारत के ऊपर आतंकी अटैक शुरू हो जाते हैं। उसके इनाम में मोरारजी देसाई को इनाम देता है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनाम पाकिस्तान देता है। उधर सीआईए को सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और इस बात का भी खुलासा होता है कि मोरारजी देसाई और उनकी सरकार में, मंत्रिमंडल में शामिल तमाम सारे लोग, उनके संगठन से जुड़े हुए तमाम सारे लोग सीआईए के एजेंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और सीआईए जो संस्था चलाती थी भारत में, उसका प्रमुख कौन था? जयप्रकाश नारायण था पूरे इंडिया में। और यह जानने के बाद भी वह यह पद नहीं छोड़ता है, उस पर बना रहता है। तो अब आप समझ लीजिए ये कौन लोग हैं और क्या करते हैं। और अब वही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और विदेश मंत्री कर रहे हैं। यही काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में जो मदद की पाकिस्तान की और वो परमाणु संपन्न बना, उसके बाद में वो भारत के कारगिल में घुस आया और फिर हमारे सैनिकों को हमारे देश में ही अपनी चोटी छुड़ाने के लिए मरना पड़ा, ऑपरेशन कारगिल में। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी ने मरवा दिए, हमारे सैनिक भी मरवाए, हमारे तमाम दूसरे लोग भी मरवाए। तो अब आप समझिए कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जब यह सब हो रहा हो तो निश्चित रूप से चिंता का विषय होता है। इसी दौर जब इन सबको वो बताते हैं तो भाजपा को अखर जाता है, जो भी सच बताता है उन्हें अखर जाता है। और इसीलिए इनके लोग जो देश के लिए समर्पित हैं उन पर हमला करते हैं, उनका अपमान करते हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा सेना का अपमान किया नरेंद्र मोदी के खासम खास डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने, और उसने कहा कि नरेंद्र मोदी के पैरों में सिर रख के सेना पड़ी, सिर रखे। और इनके मंत्री विजय शाह ने तो कह दिया सोफिया कुरैशी पाकिस्तानी आतंकियों की बहन है। जो देश के लिए जिसका परिवार समर्पित, उसके लिए यह स्थिति होती। साहब किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें बेल मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। अर्नब गोस्वामी जब गलत बोलता है तो उसे रात में अदालत खोल के सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है। लेकिन जो अली खान, प्रोफेसर अली खान अशोका यूनिवर्सिटी का, जो एक देश के लिए समर्पित परिवार से है, जिसके राजघराने से है, जो महमूदाबाद राजघराना था जिसने भारत के साथ विलय किया था, उस वफादार परिवार के उस शख्स ने सही सवाल पूछा। और सवाल में क्या कुछ गलत पूछा, तो इसको लेके जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब कहते हैं कि आखिर उसने अपराध किया क्या है जो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। उसकी जमानत अर्जी लगाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट 2 दिन बाद सुनेगा, लेकिन विजय शाह को जमानत मिल जाती है, स्टे हो जाता है, अरेस्ट स्टे। और इधर तमाम सारे वह लोग जो देश का नुकसान कर रहे हैं उनको स्टे मिल जाता है, या गिरफ्तारी नहीं होती या बेल मिल जाती है। यहां क्या होता है? प्रोफेसर ने गलत क्या पूछा था? यही कि 2 महिला सैनिकों के जरिए जानकारी देने का नजरिया महत्वपूर्ण है, लेकिन इस नजरिए की हकीकत में बदलना चाहिए, नहीं तो यह केवल पाखंड रह जाएगा। और उसने यह भी कहा था सरकार को दिखाने की कोशिश कर रही है कि उसकी तुलना में आम मुसलमानों के सामने जमीनी हकीकत अलग है। लेकिन साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह से की उपस्थिति से पता चलता है कि भारत अपनी विविधता में एकता और विचारों में एकजुट है, पूरी तरह एकजुट है। और जब वह यह कहता है कि दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों ने कर्नल सोफिया कुरैशी की सराहना कर रहे हैं, लेकिन शायद उतनी ही और से जोर से यह भी मांग कर सकते हैं कि भीड़ द्वारा हत्या
मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने और भाजपा के नफरत फैलाने के शिकार लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में सुरक्षा दी जाए। दो महिला सैनिकों द्वारा अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह दृष्टिकोण जमीनी हकीकत में भी दिखना चाहिए, अन्यथा यह सिर्फ पाखंड लगता है। तो बताइए उसने क्या गलत कहा था? लिंचिंग करिएगा वो उचित है, बुलडोजर चलाइएगा वह उचित है, यह सब उचित है, तो फिर यह पाखंड क्यों? यही तो उसने कहा था। ये कहां से सेना के खिलाफ हो गया, कहां से उन महिला अफसरों के खिलाफ हो गया और कहां से देश के खिलाफ हो गया। लेकिन साहब कार्रवाई हो गई, यह स्थिति है। लेकिन भाजपाइयों के खिलाफ नहीं होगी। आगरा में भाजपा के समर्थकों ने तिरंगा यात्रा निकाली और उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, बार बार लगाए, एक बार नहीं बार बार लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहां पर अपूर्व शर्मा कांग्रेस पार्टी के वो जाते हैं और इसकी थाने में शिकायत भी देते हैं। अपूर्व शर्मा, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जी क्या रहा आज किस मामले में तहरीर? जी देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये सागंज बाजार का बताया जा रहा है। इसमें दो लोग हैं, एक गोपाल चार, एक अर्जुन गिड्स नाम के लोग हैं और बाकी अन्य भी लोग इसमें शामिल हैं। भीड़ में एक जुलूस निकाल रहे थे, जिसमें ये लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के देश विरोधी जैसे नारे दे रहे थे। ये लोग शहर की आबो हवा खराब करने में लगे हुए हैं, कभी कोई नारा देते हैं, कभी किसी देश विरोधी मामलों में संलिप्त रहते हैं। इस तरह से ये लोगों पर जब तक अंकुश नहीं लगाया जाएगा, सख्त से सख्त रासुका की धारा में इन पर मुकदमा दर्ज करके जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये शहर में इस तरह के कृत्य होते रहेंगे। मेरा आज पुलिस प्रशासन को मैंने तहरीर दी है और मांग करी है कि ऐसे लोगों को सख्त से कार्रवाई करके जेल भेजिए और आवश्यक कार्रवाई करें। बावजूद इसके कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद का वो नारा लगाएं तो अच्छा है, कोई धोखे से पाकिस्तान का नाम ले ले तो वो मुल्जिम हो जाएगा। जब अभी करेंगे ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान की यात्रा पर जा रही थी तो बाघा बॉर्डर पे जब उसने अपना पासपोर्ट चेक कराने के लिए दिया तो बोला उसने कि मैं हरियाणा बीजेपी से हूं। हरियाणा बीजेपी। और जब हरियाणा बीजेपी बोला हो और उसको तुरंत कह दिया हो क्लियरेंस, तो अब आप समझिए वह आज पकड़ी जाती है किस आरोप में कि वो भारत की तमाम सूचनाएं दे रही थी पाकिस्तान को, सीआईए को, आईएसआई को। अब आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि गद्दार कौन है और सूचना कौन देता है और किसने किया। देश की आजादी के पहले भी यही करते थे, अब भी यही कर रहे हैं और नफरत फैलाने का खेल लगातार चल रहा है। उसी कड़ी में अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश एक दे दिया कि संभल की मस्जिद का सर्वे किया जाएगा, यह उचित है। वो भूल गए कि वर्शिप एक्ट 1992 आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बावजूद कोई नहीं सुनेगा। यही करते हुए काशी विश्वनाथ के साथ में लगी हुई मस्जिद का भी हुआ और यही स्थिति जो है कृष्ण जन्मभूमि के पास लगती हुई ईदगाह की भी हुई और अब यहां भी हो रही। ये नफरत फैलाने, हिंसा कराने का खेल है जो पाकिस्तान चाहता था, जो मुस्लिम लीग चाहती थी, वही तो कर रहे हैं और यही आजादी के पहले करते थे, यही अब कर रहे हैं। इसीलिए इनकी गद्दारी साफ दिखाई देती है और इस गद्दारी को छिपाने के लिए ये भेजेंगे तमाम पार्टियों के संसदीय दल को कि जाइए बताइए कि भारत तो बड़ा पीड़ित है। क्या बताइए कि हमारे यहां हम सुरक्षा नहीं दे सकते किसी को, हम आपके पास रोने आ रहे हैं। जब आप पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते थे, मिसाइल चला सकते थे, खत्म कर देते, पकड़ लाते, उठा लाते वहां से आतंकियों को, लेकिन नहीं, आप तो रोना रोएंगे और विधवा विलाप करके कहेंगे कि ऐसा नहीं ऐसा। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि यह जासूसी करने और मुखबिरी करने वाले किसके आधार पे कर रहे थे, किसके निर्देश पे कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, बताइए। तो जवाब नहीं, क्योंकि गद्दारों के पास जवाब कहां होता है। अब तक जितने गद्दार पकड़े गए हैं, भारत के खिलाफ
जासूसी करते थे पाकिस्तान के लिए, वो सभी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उन्हीं से जुड़े हुए संगठनों के, यानी देश के गद्दार असली तो यही थे, हैं और दिखाई दे रहा है, तो भविष्य में दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी का 56 इंची का गुब्बारा फूट चुका है। देश जान चुका है कि यह सिर्फ लाशों की राजनीति करते हैं और वही सामने दिखाई दे रही है। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हर जगह मारे जा रहे हैं और ये उन लाशों पे राजनीति कर रहे हैं। रेलवे के टिकट में ऑपरेशन सिंदूर का महिमा मंडन करके नरेंद्र मोदी अपनी फोटो छपवा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं जिससे साहब उन्हें वोट मिले। तस्वीर पाई जाती है। इससे बिहार में जो स्कूली बस्ते दिए जा रहे हैं बच्चों को, उनमें नरेंद्र मोदी और सबकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जा रही हैं। हर चीज एक फोटो, यानी शर्मनाक। सिर्फ अपनी तस्वीर, अपना प्रचार, अपना वो आपदा में अवसर में इस तरह से निकालते हैं। यानी देश से बड़ा इनके लिए सब कुछ है, देश ही सबसे बुरी स्थिति में है। ऐसा जब प्रधानमंत्री हो तो इस देश का यह दुर्भाग्य है और यह दुर्भाग्य हमें ले डूबेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को ले डूबेगा, यह तय है। तो पहचान लीजिए, जान लीजिए देश का दुश्मन असली कौन।